नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज की विशेष पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। अपने इस खास बुलेटिन में हम सभी महत्वपूर्ण खबरों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं। आज हम जानेंगे भारत दौरे पे आई बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और पीएम मोदी के साथ हुए समझौतों के बारे में। साथ ही जानेंगे लोक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत लागू हुए एंटी पेपर लीक कानून के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। केंद्र में सरकार गठन के बाद भारत आने वाली पहली विदेशी अतिथि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत दौरे पर पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्हें सेरेमोनियल वेलकम दिया गया। इसके बाद पीएम मोदी ने बांग्लादेश से भारत के प्रगाढ़ रिश्तों पर खुलकर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा फोकस दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। भारत दौरे पर पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और पीएम मोदी के बीच बीते 5 साल में 10 बार मुलाकात हो चुकी है। तीसरी बार मोदी सरकार के गठन के बाद यह शेख हसीना का पहला द्विपक्षीय दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश के बीच गंगा नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी रिवर क्रूज को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। भारत बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पर मैत्री पाइपलाइन पूरी हो गई है। उन्होंने कहा, रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के लिए हमने रक्षा उत्पादन से लेकर सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण तक विस्तृत चर्चा की। हमने आतंकवाद, कट्टरवाद और सीमा के शांतिपूर्ण प्रबंधन पर अपनी सहभागिता को मजबूत करने का निश्चय किया है। योर एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री शेख हसीना, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के हमारे साथी, नमस्कार। मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का और उनके प्रतिनिधि मंडल का हार्दिक स्वागत करता हूं। वैसे तो पिछले लगभग 1 वर्ष में हम 10 बार मिले हैं, लेकिन आज की मुलाकात विशेष है क्योंकि हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हमारी पहली स्टेट गेस्ट है। फ्रेंड्स, बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर और इंडो पैसिफिक विजन के संगम पर स्थित है। पिछले 1 ही वर्ष में हमने साथ मिलकर लोक कल्याण के अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। अखौड़ा अगरतला के बीच भारत बांग्लादेश का 6ठा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक शुरू हो गया है। खुलना मोंगला पोर्ट द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कार्गो सुविधा शुरू की गई है। मोंगला पोर्ट को पहली बार रेल से जोड़ा गया है। 1320 मेगावाट मैत्री थर्मल पावर प्लांट के दोनों यूनिट्स ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। दोनों देशों के बीच भारतीय रुपये में ट्रेड की शुरुआत हुई है। भारत बांग्लादेश के बीच गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। भारत बांग्लादेश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर फ्रेंडशिप पाइपलाइन पूरी की गई है। भारतीय ग्रिड से होते हुए नेपाल से बांग्लादेश तक बिजली निर्यात ऊर्जा क्षेत्र में सब रीजनल सहयोग का पहला उदाहरण बना है। फ्रेंड्स, रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए डिफेंस प्रोडक्शन से लेकर सैन्य बलों के आधुनिकीकरण पर हमारी विस्तार से चर्चा हुई। हमने काउंटर टेररिज्म, कट्टरवाद और बॉर्डर के शांतिपूर्ण प्रबंधन पर अपनी सहभागिता को मजबूत करने का निश्चय किया है। इंडियन ओशन क्षेत्र के लिए हमारी विजन समान है। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव्स में
शामिल होने के लिए बांग्लादेश के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। वहीं द्विपक्षीय वार्ता के दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश के 12वें संसदीय चुनाव और जनवरी 2024 में हमारी नई सरकार के गठन के बाद यह किसी भी देश की मेरी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। भारत हमारा प्रमुख पड़ोसी, विश्वसनीय मित्र और क्षेत्रीय साझेदार है। बांग्लादेश भारत के साथ हमारे संबंधों को बहुत महत्व देता है, जो 1971 से हमारे मुक्ति संग्राम के दौरान पैदा हुए थे। मैं भारत के उन बहादुर शहीद नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, जिन्होंने 1971 में हमारे मुक्ति संग्राम के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी। बांग्लादेश के चिकित्सा रोगियों के लिए ई वीजा। बांग्लादेश के रंगपुर में भारत का नया सहायक उच्चायोग। राजशाही और कोलकाता के बीच नई रेल सेवा। चटगांव और कोलकाता के बीच नई बस सेवा। गेदे दरसाना और हल्दीबाड़ी चिलाहाटी के बीच दलगांव तक मालगाड़ी सेवाओं की शुरुआत। अनुदान सहायता के तहत सिराजगंज में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो ICD का निर्माण। भारतीय ग्रिड के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली के निर्यात की शुरुआत। गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर चर्चा के लिए संयुक्त तकनीकी समिति। बांग्लादेश के अंदर तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन पर परियोजना के लिए तकनीकी प्रतिनिधि मंडल का बांग्लादेश दौरा। बांग्लादेशी पुलिस अधिकारियों के लिए 350 प्रशिक्षण स्लॉट। चिकित्सा रोगियों के लिए मुक्ति योद्धा योजना, जिसकी अधिकतम सीमा 8 लाख प्रति वर्ष प्रति रोगी है। बांग्लादेश इंडो पैसिफिक महासागर पहल में शामिल हुआ। UPI की शुरुआत के लिए NPCI और बांग्लादेश बैंक के बीच वाणिज्यिक समझौता। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की PM शेख हसीना के बीच संयुक्त प्रेस वार्ता से पहले कई समझौतों पर मुहर लगी। भारत और बांग्लादेश ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की उपस्थिति में समझौतों और ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पहले सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि यह यात्रा भारत बांग्लादेश संबंधों को बड़ी मजबूती देगी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनकी राजकीय यात्रा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और स्थायी संबंधों को उजागर करती है। स्पेशल डेस्क NV न्यूज। नीट और UGC परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। UGC नेट प्रवेश परीक्षा रद्द करने के बाद अब NTA ने CSIR UGC नेट परीक्षा को भी स्थगित कर दिया। इस बीच विपक्ष के निशाने पर आई केंद्र सरकार ने पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए एक सख्त कानून को अधिसूचित किया है। केंद्र की ओर से बनाए गए इस कानून में आरोपी को 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। नीट और UG परीक्षा में कथित अनियमितताओं के चलते देश में जबरदस्त विवाद खड़ा हो चुका है। लाखों बच्चे सरकार से न्याय की आस लगाए बैठे हैं। वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने परीक्षा धांधली के आरोप में जमकर प्रदर्शन किया। इस बीच केंद्र सरकार ने विवाद के बीच भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य देश भर में आयोजित होने वाली प्रतियोगी और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में फर्जीवाड़े को रोकना है। इस कानून में अधिकतम 10 साल की कैद और 1 करोड़ तक का जुर्माना शामिल है। हालांकि सरकार की ओर से कानून लाने के बाद भी विपक्ष अभी भी सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन आप देखिएगा, लगातार जहां भी बीजेपी शासित राज्य है, पेपर लीक होता रहा है। हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद भी आप देखिएगा, जो शिक्षा विभाग से शिक्षकों की जो तीसरा जो चरणबद्ध जो निकलना था उसको रद्द किया गया, क्योंकि पेपर लीक हो गया। और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है। बारी बार बेल करा लिया। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है, संजीव मुखिया करके है। अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं। जो संजीव मुखिया, नीतीश मिश्रा, ये नीतीश कुमार और जो एक और जो पकड़े गए हैं अमित आनंद, इन लोगों का हेड वही बताया जाता है जो हम लोगों ने पता किया। अब जांच कराया जाए,
नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि जांच एजेंसियां जो है निष्पक्षता से जांच करें, और बाद में ये सब चीज़ छुपने वाला थोड़ी है। जो बेईमानी किया है, जिसने छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसको तो हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी। हम लोग एकदम पर्दाफाश किया जाएगा। भले ही सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी मंशा है कि इधर उधर कर दिया जाए, मामले को ध्यान भटका दिया जाए, लेकिन जो पेपर लीक करने वाला वो बचेगा नहीं। दूसरी तरफ आप लोग भारत सरकार का पूछ रहे हैं कि फलना बिल ला रहे हैं पेपर लीक रोकने के लिए, है ना। हाँ, वो लीक ना हो उसके लिए लॉ ला रहे हैं। पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि लीक हुआ, इनके लिए कौन सा लॉ लाया जाए, ये बताना पड़ेगा ना। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के बड़े अनुभवी मंत्री हैं, वो तो मानते ही नहीं थे कि भाई पेपर लीक हुआ। जो नहीं मानने वाला उसके लिए भी लॉ ले आया जाए। लगातार पुल गिर रहा है, आज भी शिवान में लगातार पुल गिर रहा है, लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है। एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई हो, कौन पकड़ा जा रहा है। हाँ, घूम फिरा करके तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं लोग, इशू को डाइवर्ट करने के लिए। हम ही लोग पुल गिरवाते हैं, हम ही लोग ट्रेन हादसा करवाते हैं, हम ही लोग पेपर लीक करवाते हैं। ये लोग तो एकदम दूध का धुला हुआ सब बैठा हुआ है, सब अपना काम कर रहा है। मोदी जी पेपर लीक के खिलाफ कितने भी कानून बनाए, कितनी भी भाषण करे, परिभाषा दिखाए, पर जहां पेपर लीक होता है वहां बीजेपी का कॉलेज आता है, एबीवीपी के कार्यकर्ता आते हैं, एबीवीपी के से निकले हुए प्रोफेसर और कुलपति सामने आते हैं। जहां घटनाएं घटती है सारी संस्थाओं में, वो चाहे यूपीएससी की बात हो, चाहे पीएससी की बात हो, चाहे अभी ये नेट और नीट की बात हो, सब जगह आरएसएस और बीजेपी से प्रभावित उनके कार्यकर्ता के रूप में लोग बैठे हैं, और फिर वहीं से पेपर लीक होता है। नेता पकड़े जाते हैं पेपर लीक में तो बीजेपी के, कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं पेपर लीक में तो बीजेपी के। अगर हर तरीके से बीजेपी से प्रभावित पालित पोषित लोग ही इसके पीछे आते हैं, यानी बीजेपी ये करवाती है। कानून बनाने से क्या होगा? अपने लोगों को आप सबक नहीं सिखा सकते हो, हटा नहीं सकते हो, सजा नहीं दे सकते हो, आप ही की नियत में खोट हो। कानून बना के देश को गुमराह करना चाहते हैं क्या? देखिए, पहले तो नीयत साफ होनी चाहिए। आप इस बात को समझिए कि करोड़ों बच्चे देश के नौजवान इन पेपरों को भरते हैं। कोई लॉ करने के लिए भरता है, कोई मेडिकल में एडमिशन के लिए भरता है, कोई नौकरी के लिए भरता है, और लगातार देश में खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, इन राज्यों में और हरियाणा हो, इनमें लगातार पेपर लीक की घटनाएं आ रही हैं। दूसरी बात, एनटीए के नीट पेपर में जो केंद्र सरकार की भूमिका नजर आ रही है, क्यों इन्होंने पेपर लीक होने से पहले बहुत सारे छात्रों को ये मौका दिया कि आप चाहें तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म बदल लें, यानी कि वो अपना सेंटर बदल लें, यानी कि जहां पे उनकी सेटिंग हुई हो वो उस सेंटर को ले लें, और उनको एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार ने इस घोटाले को करने के अंदर पूरा का पूरा जो है अपना योगदान दिया। ऐसे में मुझे लगता है कि कोई भी केंद्रीय एजेंसी इसकी जांच नहीं कर सकती। जांच या तो एक स्वायत्त एजेंसी सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करे, चाहे वो सीबीआई हो, मगर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो, या वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो। सीबीआई जो बिल्कुल एक राजनीतिक हथियार की तरह काम करती है केंद्र सरकार के लिए, आप उस पर कैसे कर सकते हैं कि वे अपनी ही सरकार को दोषी दिखा सके? तो कभी होगा ही नहीं। तो सिर्फ सीबीआई अगर कुछ करेगी तो सिर्फ लीपापोती होगी। दरअसल इस साल फरवरी में संसद से यह कानून पारित हुआ था, जो 21 जून 2024 से प्रभाव में आया है। इस कानून के तहत सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए न्यूनतम 3 से 5 साल की कैद की सजा का प्रस्ताव है। वहीं पेपर लीक गिरोह में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कोई संगठित अपराध करता है जिसमें परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था, सेवा प्रदान या कोई अन्य संस्थाएं शामिल हैं, तो उन्हें कम से कम 5 साल की कैद की सजा दी जाएगी, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान। एंटी पेपर लीक कानून की खास बात यह भी है कि जुर्माना 1 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा। वहीं किसी संस्थान के संगठित पेपर लीक अपराध में शामिल पाए जाने पर उसकी संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान कानून में रखा गया है और परीक्षा की लागत भी उस संस्थान से वसूली जाएगी। हालांकि यह कानून परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को दंडात्मक प्रावधानों से बचाता है। अगर कोई अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई होगी। लोक परीक्षा अधिनियम में शामिल परीक्षाएं। लोक परीक्षा अधिनियम 2024 के अंतर्गत आने वाले अपराध गैर जमानती हैं। डीएसपी या एसपी रैंक का अधिकारी अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की जांच कर सकता है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के पास किसी भी जांच को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की शक्ति है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, रेलवे बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल हैं। एक नजर में जानिए पेपर लीक विवाद। नीट परीक्षाओं के आयोजन में कथित कदाचार और यूजीसी नेट पेपर लीक को लेकर देश में बड़े पैमाने पर विवाद छिड़ा हुआ है। दरअसल नीट परीक्षा में तकरीबन 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जिसका पता चलने के बाद इसमें धांधली तक के आरोप लगे और परीक्षा रद्द करने की मांग हुई। मामला 67 छात्रों के टॉप करने को लेकर था, जिन्हें 720 में से 720 अंक मिले थे। वहीं इनमें से 6 छात्र एक ही सेंटर के थे। शिक्षा मंत्रालय ने इन छात्रों के दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं, जो 23 जून को होंगे। नीट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिस पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पेपर रद्द करने और नीट परीक्षा की काउंसलिंग रोकने से इनकार कर दिया। नीट की काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी। अगर पेपर रद्द होता है तो काउंसलिंग भी रद्द करनी होगी। ये बवाल चल ही रहा था कि एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी। सरकार ने परीक्षा रद्द करने के साथ ही मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अधिकारियों ने डार्कनेट पर प्रश्न पत्र पाए थे, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर भी प्रसारित हो रहा था। इसके बाद एनटीए ने CSIR यूजीसी नेट परीक्षा भी स्थगित कर दी है। एनटीए ने इसके पीछे परिस्थितियों और लॉजिस्टिक समस्या को कारण बताया। परीक्षा के आयोजन का संशोधित कार्यक्रम आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बाद में घोषित होगा। संयुक्त CSIR यूजीसी नेट परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप और विज्ञान पाठ्यक्रमों में PhD में प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाती है। इन सब बवाल के बीच कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। कांग्रेस ने कहा कि एनटीए की एक और परीक्षा स्थगित कर दी गई। अब एनटीए युवाओं के लिए नरेंद्र मोदी की ड्रामा एजेंसी बन गई है। इस बीच केंद्र सरकार ने बीती रात प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं को रोकने के लिए एक नया कानून लागू कर दिया। सार्वजनिक परीक्षा की अधिनियम 2024 को अधिसूचित किया गया है, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूरी दिए जाने के 4 महीने बाद 21 जून को लागू हुआ। यह कानून 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हो गया था। इसे 6 फरवरी को लोकसभा में पारित किया गया। इसे 12 फरवरी को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग SSC, रेलवे बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा आयोजित परीक्षाएं इस कानून के दायरे में आती हैं। इस कानून के तहत अब जो कोई भी पेपर लीक या परीक्षा में अनियमितता से जुड़े अपराधों में शामिल होगा, उसे 5 से 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा। शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक को NTA की संस्थागत विफलता बताया है। उन्होंने कहा कि मामले में विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है, जो NTA में सुधार की सिफारिश करेगी। नीट UG 2024 परीक्षा में कथित पेपर लीक के तार गुजरात और बिहार से जुड़े हैं। इस आरोप में एक मेडिकल अभ्यर्थी सहित बिहार में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गुजरात के गोधरा से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 करोड़ 3 लाख के चेक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले हैं। स्पेशल डेस्क NV न्यूज। और बात हरियाणा की। हरियाणा में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं।
ऐसे में सरकार में बैठी बीजेपी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया गया है। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने भी कांग्रेस के आरोपों पर जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस खुद अल्पमत में है। हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का किसी दल से गठबंधन नहीं होगा और पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अभी तो केवल ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी 3 महीने बाद होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि वह कांग्रेस की सरकार लाना चाहते हैं। एक मोर्चा तो जीत लिया तुमने, लेकिन असली मोर्चा 3 महीने के बाद है, उसकी तैयारी करो। और 10 साल के बाद आज क्या हो गया? हरियाणा किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। और खेल और खिलाड़ियों का तो क्या बताऊं मैं भाई, जो हमारी पहलवान बेटियां जिनने दुनिया में नाम कमाया, उनके साथ जंतर मंतर में क्या हुआ? अब तक भी न्याय नहीं मिला उनको। तो ये परिस्थिति कर दी। तो ये बात आपको घर घर तक ले जानी है। और जो हमारे समय की उपलब्धि थी 10 साल की, किसान के लिए हमने क्या नहीं किया? गरीब आदमी के लिए 100 गज के प्लॉट दिए, बैकवर्ड क्लास का क्रीमी लेयर 8 लाख किया। इनने क्या करा? सारा काम उल्ट कर दिया। कहा कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे हम। वही भाई दुगनी आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लागत कई गुना होगी। याद भाई, डर जा। ये देखो, लागत बढ़ गई। 2014 में डीजल का क्या भाव था, आज क्या है? खाद का क्या भाव था, आज क्या है? कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, आज क्या है? तो लागत तो बढ़ती जा रही है। अब कल अखबार में था कि धान में उसके एमएसपी हमने बढ़ोतरी कर दी। कितनी बढ़ोतरी करी? 1 साल में बाद 5%। और लागत कितनी बढ़ गई? 20%। तो कैसे चलेगा काम? किसान कभी कैसे अपने आप में वो रहेगा? तो ये इसी प्रकार से जो गरीब आदमियों के बच्चों की स्कॉलरशिप थी वो बंद कर दी इनने। 100 गज के प्लॉट खत्म कर दिए। कोई भी एक काम नहीं। तो ये बात आपको ले जानी है भाई। हमारे समय में जैसे भाई जयप्रकाश जी ने बताया, जींद में सारे काम हुए। इनका एक काम बता दो कोई न करो। जब काम ही नहीं है तो अब टाइम आ गया इस सरकार से पीछा छुड़ाने की बात। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, कांग्रेस अल्पमत में है। कांग्रेस के नेता जो राजभवन गए थे, कम से कम उन्हें विधायकों की परेड करवानी चाहिए थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये भ्रामक प्रचार करते रहते हैं। कांग्रेस अल्पमत में है। कांग्रेस वो जो गए थे, कम से कम उन्होंने विधायकों की परेड करवानी चाहिए थी। उसमें तो कोई दो राय नहीं। जिसके पास अगर बहुमत है तो ये इस प्रकार की भ्रामक प्रचार करते रहते हैं। एक भी सेशन ऐसा नहीं गया जिस सेशन के अंदर कांग्रेस ने ये एप्लीकेशन नहीं लगाई हो कि सरकार अल्पमत में है। लगातार ये लोग अल्पमत का राग अलापते रहते हैं और झूठ का सहारा लेकर के लोगों के अंदर भ्रामक स्थिति पैदा करते हैं। मैं कांग्रेस के लोगों को ये कहना चाहूंगा, हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में है। इसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस के लोग बैठे थे 12 तारीख को, जब हमने फ्लोर ऑफ द हाउस हमने जो विश्वास मत हासिल किया, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बैठा था, कांग्रेस के और नेता भी बैठे थे। उनके समक्ष फ्लोर ऑफ द हाउस हमारी सरकार ने बहुमत हासिल किया था। परंतु आज भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अल्पमत में कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, उसको इस बात को समझना चाहिए। हमारी सरकार मजबूती से हरियाणा प्रदेश के विकास को, गरीब के हित को, किसान की मजबूती के लिए निरंतर काम कर रही है। प्रदेश को विकास की और ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी के। दरअसल 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के लिए नवंबर में चुनाव होने की संभावना है। पिछले 1 दशक से हरियाणा में सत्ता से बाहर रही कांग्रेस को एहसास हो गया है
कि वह दोबारा सत्ता हासिल कर सकती है। बता दें कि कांग्रेस 2019 में सभी 10 लोकसभा सीटें हार गई थी, लेकिन 2024 में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के तहत 9 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसने कुरुक्षेत्र सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा। 9 में से कांग्रेस ने 5 सीटें जीती, जबकि आम आदमी पार्टी हार गई। कांग्रेस के रणनीतिकार इस बात से उत्साहित हैं कि सबसे पुरानी पार्टी ने महत्वपूर्ण वोट शेयर हासिल किया, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी का हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर वोट शेयर कम हो गया। स्पेशल डेस्क एनबी न्यूज। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बीजेपी के चुनाव हारने की समीक्षा के दौरान कैबिनेट मंत्री के सामने ही हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और डीएम भिड़ गए। महंत ने चुनाव हारने के लिए सीधे अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसके बाद उनका डीएम से विवाद हो गया। विवाद के बाद जिला प्रशासन ने महंत की सुरक्षा हटा ली। वही महंत राजू दास ने कह दिया, अगर उन पर कोई हमला होता है तो इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद की हार की समीक्षा की जा रही है। इसी के चलते अयोध्या में प्रदेश के मंत्रियों के सामने ही डीएम नीतीश कुमार और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बीच कथित तौर पर भिड़ंत सामने आ गई। महंत राजू दास ने सिलसिलेवार तरीके से 2 कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में डीएम से हुई झड़प का ब्यौरा सामने ला दिया है। इसके साथ ही उन्होंने गन्नर छीने जाने की बात भी बताई। सुरक्षा का कोई इशू नहीं है। अयोध्या चुनाव जिस प्रकार से डीएम ने हरवा दिया, यह आरोप मेरे डीएम के ऊपर थे। बैठक में जिस प्रकार से संत की सरकार में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हम लोग सिपाही हैं, मोदी जी और योगी जी के लिए काम करते हैं और पुनः तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में हम लोग कार्य और काम करते हैं, जिसको लेकर बैठक चल रही थी। और उस बैठक के बीच में जिस प्रकार से डीएम का अभद्रता करना संतों का अपमान है, मैं मांग करता हूं तत्काल प्रभाव से यहां के डीएम हटाए जाए। महंत राजू ने आगे कहा कि जब आपके कार्यकर्ता पीटे जाएंगे, कोतवाली में मारे पीटे जाएंगे और उनकी सुनवाई नहीं होगी तो यही होगा। ये तो अभी ट्रेलर है, साल 2027 में देखिएगा क्या होता है। महंत राजू दास ने कहा, जहां तक मेरी बातों का जिक्र है, लोकतंत्र में इतने पढ़े लिखे आईएएस पीसीएस अधिकारियों को हमारी बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। क्या हम बात को कह भी नहीं सकते, रख भी नहीं सकते? क्या लोकतंत्र में मुझे इतना भी हक नहीं है? पुनः मैं कहता हूं, सुरक्षा का कोई इशू नहीं है। इशू सिर्फ कार्यकर्ता की बात करना, हिंदुत्व की बात करना, मोदी जी के लिए काम करना, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए कार्य करना, ये कुछ समाजवादी पार्टी के मानसिकता के अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता है, मैं यही कहूंगा। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हम लोग सिपाही हैं, महाराज जी के लिए कार्य करते हैं, उसके बावजूद भी अधिकारी का इस प्रकार सा व्यवहार शुद्ध रूप से संतों का अपमान, अभद्रता किया उसने, गालियां बकी उसने, इसके नाते तत्काल प्रभाव से डीएम हटाए जाए। क्या हुआ था महाराज जी, बता रहे वर्तमान में 2 मंत्री मौजूद थे। इस विषय पे मैंने कहा ना कि कार्यकर्ता की बात करना, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए काम करना अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता है। डीएम साहब शुद्ध रूप से इन्होंने अयोध्या का चुनाव हरवाया, यह चीज कहना उनको अच्छा नहीं लगा, कार्यकर्ता की बात करना अच्छा नहीं लगा। इसके नाते मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। मैं ये चीज आप मानिए 2 मंत्री बैठे थे, उनसे आप पूछ सकते हैं। बता दें कि महंत राजू दास अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही से समय लेकर हार पर अपना फीडबैक देने पहुंचे थे। वहीं इस दौरान वहां पर डीएम अयोध्या नीतीश कुमार भी मौजूद थे। डीएम नीतीश कुमार महंत राजू दास के चुनाव के दौरान प्रशासन के खिलाफ दिए बयानों से बेहद नाराज थे और इसी के चलते उन्होंने महंत राजू दास के साथ बैठने से इनकार किया। इसके बाद मंत्रियों की मौजूदगी में इन दोनों में तीखी झड़प भी हुई और फिर इस झड़प के बाद महंत राजू दास के साथ आए गन्नर को वापस जाने को कहा गया। और न्यूज नाउ में आज इतना ही। आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।